चलिए यहाँ ध्यान दे। आज हम लोग क्या देखेंगे, क्लास 10th का हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव। जितना भी परीक्षा में पूछा गया अभी तक, जितना भी क्वेश्चन हिंदी का ऑब्जेक्टिव का परीक्षा में आ चुका है, चाहे वो 21 में आया हो या 22 20 में या 19 में या 18 17 15 16 कुछ में आया हो, जितना भी क्वेश्चन आ चुका है सिर्फ हम VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है ना। जो अगला बार परीक्षा में आने की संभावना सिर्फ उसी का देखेंगे। कितना लोग पूछता है VVI मतलब क्या होता है। VVI मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी देखेंगे, किताब से देखेंगे। जितना भी किताब से ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो कहानी वाला हो या कविता वाला हो, सिर्फ किताब का VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फिर एक दिन व्याकरण का चला देंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, तुम लोग को जवाब देना है, ठीक है। जो आ चुका है सिर्फ वही देखेंगे, तुम लोग एकदम लास्ट तक देखना, ठीक है। देखो उससे पहले बता देना, तो तुम लोग चाहते हैं 2 ठो मेरा और चैनल है। एक मेरा है जगदेव ब्लॉग, JAGDEV, जगदेव ब्लॉग, VLOG ब्लॉग। ये मेरा कॉमेडी वाला चैनल है, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। और एक मेरा चैनल है GK GS मस्ती, ये जनरल कंपटीशन का चैनल है, GK GS मस्ती। इसको भी जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, GK GS मस्ती को, ठीक है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। चलो तुम लोग जवाब देते जाना, फटाफट पूछते जाएंगे, पूरा किताब खत्म करना है। और तुम लोग लास्ट तक देखना, बहुत अच्छा समझ आएगा, ठीक है। रे बंदर शांत से बैठेगा। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब वही से पूछेंगे, ठीक है ना। पूरा किताब खत्म कर देंगे अभी, जितना भी क्वेश्चन आ चुका है पूरा, ठीक है। चल पहला क्वेश्चन जल्दी बता। जल्दी बता। श्रम विभाजन जाति प्रथा किसने लिखा? श्रम विभाजन जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, ठीक है। तुम लोग सुनते हुए जाना। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ? महू में हुआ। महू कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखना है। अगला, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, या किसने कहा? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? सिंपल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था, यानी निम्न जाति के परिवार में हुआ था, ठीक है ना। अगला, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका होगा समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था बोले तो वैसा व्यवस्था जहाँ अमीर गरीब सब समान रूप से समान हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरा इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे, पूरा किताब का नहीं देखेंगे, ठीक है ना। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो पहले जाति व्यवस्था चलते आ रहा था, जाति के आधार पर जो काम हो रहा था, उसको जो है, जो भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा थी, आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, ठीक है ना। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू, मध्य प्रदेश। महू कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। अगला, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या? जाति प्रथा। क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अगला, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो श्रमिक विभाजन भी कर देता है, कि श्रमिक विभाजन भी कर देता है कि बढ़ई है तो बढ़ई काम करेगा, पंडित है तो पूजा कराने का काम करेगा ना, कुम्हार तो खाली मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करेगा, अगर वो क्या बोलता है उसको, धोबी है तो कपड़ा धोने का काम करेगा। यानी श्रमिक को, यानी आदमी को ही विभाजन कर देता है। कौन? श्रम विभाजन। अगला, श्रम विभाजन जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक एक पुस्तक है, उसका छोटा सा कहानी लिया गया है, जो तुम्हारा बुक में दिया गया है, श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसमें दिया हुआ और बुक दिया हुआ है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट दिया हुआ है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म दिया हुआ है, हुआ सुधराई दिया हुआ है। ये सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। ये सब याद रखना, ठीक है। और बताओ, श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है, जो ये तो पहले इंग्लिश में था, ये भाषण था ना, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? ललाई सिंह यादव। किसने किया था? ललाई सिंह यादव, याद रखना, इसका हिंदी अनुवाद किया था। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। चलो चैप्टर नंबर 1 का श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का जितना भी VVI क्वेश्चन था खत्म हो गया। अब पहुँचते हैं 20 के दांत में। किसे पहुँचते हैं? सब नहीं पहुँचेंगे, जो VVI वही पहुँचेंगे, ठीक पूछेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा 20 के दांत क्या है? बता, 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन। बता, 20 के दांत क्या है? कहानी है कि कविता है? क्या है? कहानी है। 20 के दांत क्या है? ऑप्शन में तुम्हारा रहेगा कहानी रहेगा, निबंध रहेगा, भाषण रहेगा, तो मानना है कहानी। क्या मानना है?
अगला, सीमा, रजनी, आलो, सफारी, आरती, पांचों किसकी बहनें थी? खोखा की। किसकी थी? खोखा मतलब होता है बेटा। बंगाली भाषा में बेटा को खोखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और बेटी को खोखी कहा जाता है। लेकिन खोखा का ओरिजिनल नाम क्या था? कासू। क्या नाम था? और उसी को चाहता था कि इंजीनियर बनाएंगे ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। इंजीनियर न रहे तो बिजनेसमैन भी हो सकता है। ठीक है। अगला, सेन साहब की नई मोटर कारें कितने की थी? 7,500। कितना था? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? खोखा था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? किससे? खोखा से। अगला, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 को हुआ। 18 फरवरी 1916 को हुआ। याद रखना। खोखा के दांत किसने तोड़ दिया? मदन ने। खोखा के मारा था मुँह में एक बार, लट्टू ने चाले नहीं दिया था, लट्टू जबरदस्ती ले लिया था, थप्पड़ मारा मुँह में, दर्द टूट गया। ठीक है ना। 20 के दांत पाठ के विद्या है, कैसा है? कौन विद्या है? को क्या है? कहानी है। ठीक है ना। विद्या मतलब क्या है? ये निबंध है, कहानी है, भाषण है, क्या है? तो कहानी है। अगला, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? 20 के दांत है। इसमें बोल रहा है कि महल और झोपड़ी वाली लड़ाई होता है तो महल वाला जीत जाता है, नहीं जीत जाता है। और तुम लोग देखेगा जो अमीर है उसी को साथ दे देता है। पड़ोसी रोसी में जो है लोग अमीर के साथ देता है, गरीब को साथ देता है, इसलिए अमीर लोग जीत जाता है, नहीं महल वाला जीत जाता है। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया था? खोखा के अनुसार सेन ने क्या किया था? सेन साहब जो था वो अपना सिद्धांत को भी बदल दिया था। वो टोटता फोटता था, कहता था मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अगला, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? यानी किसने कहा है? क्या कहा? सेन साहब ने कहा। किसको कहा? खोखा को। उस मदन के पिता को कहा था। खोखा के बारे में। खोखा के बारे में नहीं, मदन के बारे में। मदन के बारे में। ठीक है ना। अगला, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों का उजागर करती है? मध्य वर्ग। यानी मध्य वर्ग की यह कहानी है, मध्य वर्ग के हालात को बताया गया है। इंपॉर्टेंट जितना क्वेश्चन था खत्म हो गया। तीसरा चैप्टर में पहुँचते हैं। भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम सबसे पहला क्वेश्चन बता दो, भारत से हम क्या सीखे किसने लिखा? मैक्स मूलर। उस मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या था? विल्हेम मैक्स मूलर। विल्हेम मैक्स मूलर। और ये क्या है? ये भाषण है। क्या है? ये क्या है? भाषण है। ठीक है ना। मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ थे? चलो अब पहुँचते हैं। बताओ, प्लेटो और कांट थे कहाँ? क्या महान थे? किसमें महान थे? तो प्लेटो और कांट जो है एक महान दार्शनिक थे, महान दार्शनिक। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भाषण है, सिंपल बात है। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। ठीक है ना। पूछेगा वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। किसे कहा? तो मैक्स मूलर को कहा। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। ये BBD है, ठीक है, किसी पास होगा तो देख लेना, किताब आगे रख लेना। अगला बताओ, मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मूलर। मेघदूतम क्या है? कालिदास द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है जिसका जर्मन भाषा अनुवाद किससे किया था? मैक्स मूलर। तो मेघदूतम पूछेगा तब भी मैक्स मूलर। उपनिषद पूछेगा कि जर्मन भाषा अनुवाद किसने किया? तब भी मैक्स मूलर। समझ आ रहा है ना। अगला, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा है। दक्षिण भाषा भारत जो है वहाँ द्रविड़ भाषा है। ठीक है ना। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो दक्षिण भारत में सबसे नीचे है तमिलनाडु, और वहाँ भाषा बोला जाता है तमिल, सबसे प्राचीन है। ठीक है ना। अगला, मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? 2 वर्ष। जल्दी बात, यहाँ गलत है। यहाँ पर 2 वर्ष में लिपजिंग विश्वविद्यालय में पढ़ेगा। तुम लोग कहानी में देखना, कहानी में जाना तो वहाँ लिखा रहेगा 18 वर्ष। क्या लिखा रहेगा? 18 वर्ष की अवस्था में वो लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ शुरू कर दिया था, लेकिन 4 वर्ष की अवस्था में उसका पिता का मृत्यु हो गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर गलत है, 18 मार लेना। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? मैक्स मूलर को कहा था। अगला, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो माइस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइस। और माइस मतलब चूहा होता है, इंग्लिश वर्ड है MIC। ठीक है ना। उसी से बना इंग्लिश वर्ड। डालिस नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला? वारन हेस्टिंग्स को मिला था। वारन हेस्टिंग को यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 172 सोने के सिक्का से दारिस नामक घड़ा मिला था। क्या मिला था? घड़ा मिला था। ठीक है ना। देखना, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन के क्षेत्र में? तो नीति कथा। किसके अध्ययन के? नीति कथा के क्षेत्र में। ठीक है ना। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण
किस देश को माना है? भारत को। किसको माना है? सब लोग नहीं बोलते जाकर ले रह जाएगा सबके। हाँ, भारत को। किसको कहा? भारत को कहा। अब बढ़ते हैं नाखून क्यों बढ़ता है, किससे बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ता है उसमें पहुँचते जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आ चुका है सिर्फ वही देखना है। द्विवेद जी ने किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ता है? किसने पूछा? तो द्विवेद जी की लड़की थी, लड़का इसमें दिया हुआ, लड़की ने पूछा। कौन पूछा? यानी उसकी बेटी ने पूछा था, ठीक है ना। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना था कि जितना भी पुराना है जरूरी नहीं कि सब खराब है, और जितना भी नया है जरूरी नहीं कि सब अच्छा है, ठीक है ना। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ता है? पाठ में बूढ़े ने, एगो बूढ़ा था, व्यक्ति था, इसमें बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? प्रेम को। और तुम लोग कहानी पढ़ना, उसमें देखना है बुढ़वे को मार देता है जान, ठीक है ना। बताओ नाखून क्यों बढ़ता है, किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ता है, क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। अगला, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? पाशवी वृत्ति का, यानी पशु का परिवृत्ति का, ठीक है ना, पशु का परिवृत्ति का यानी पाशवी वृत्ति का। नाखून क्यों बढ़ते हैं? गढ़ की कौन सा विद्या है? तो ललित निबंध। कौन सी है? सब जानवर है, नहीं बोल पाता है, उठा पटक देंगे फट जाएगा सब। बैल का ही का वहाँ सवाई नहीं निकलता है। खाए पी के आ रहा है 2 दिन से हम पूरा मटर इतना चीज़ घर में बना है, घर क्या 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 बना है? मटर बना है, चना बना है, झींगा बना है, क्या क्या बना है, मूंग बना है, तब पर मुँह सवाई नहीं निकलता है। पानी अगले मुँह क्या मुँह हैंडपम्प है कि? चलिए अंदर चल बता, अगला बता तुम लोग। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? हजारी प्रसाद के द्विवेदी। पुराने नया के बारे में कुछ ही पूछा गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 में। और 1907 में तुम लोग को ज्योग्राफी में एक चीज़ बताते हैं कि पानी घट गया नदी के लिए, घट गया। तो बता, हजारी प्रसाद 1907 में तुम लोग को एक चीज़ बताए थे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना बताए थे। 1907 में हुआ था, कहाँ हुआ था? झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। किसने किया था? जमशेद जी टाटा ने किया था। याद है तुम लोग को? हाँ, अगर आप बताएं तो हाँ करता है, कुछ नहीं याद है। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अनजान स्मृति को सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। चल, इससे जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन तक खत्म हो गया है, और आगे पहुँचते हैं। अगला चैप्टर नंबर 5 पहुँच जाओ, नागरी लिपि। कहाँ पहुँच जाओ? सबसे पहले बता दो तुम लोग, नागरी लिपि किसने लिखा? गुणाकर मूले। दूसरा बताओ तुम लोग, नागरी लिपि जो है क्या है? कहानी है, कविता है, निबंध है, क्या है? निबंध है। क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इंग्लिश भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है, पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। तो सब याद रखना, ठीक है। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा तुम लोग भरेगा जब हिंदी में, सब जितना भी तुम लोग हिंदी में लिखेगा वहाँ पर, चाहे तुम लोग साइंस का एग्जाम देगा तो हिंदी में लिखेगा, हिंदी का एग्जाम देगा तो हिंदी में लिखेगा, संस्कृत का एग्जाम देगा तब भी हिंदी में लिखेगा। तो जितना भी हिंदी में लिखेगा तो वहाँ भरने का ऑप्शन देवनागरी, लेकिन इंग्लिश के दिन तुम लोग भरेगा रोमन लिपि। क्या भरेगा? अगला बता, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी हो गया। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश जो है किसकी रचना है? तो सरापाद की। किसका है? सरापाद की। याद रखना। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। सिंपल बात है, पूछ चुके। निबंध अगला, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ सब हमें दक्षिण भारत के भाषा है, ठीक है ना। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं कौन भारत के? ये तो हम ही बता दिए, ये तो हम ही बता दिए थे, ठीक है ना। हम लोग उत्तर भारत में है, ठीक है ना। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? नंदी नागरी। दक्षिण भारत के नंदी नागरी। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना में ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? किसने बताया? शाहनामा। किसने बताया था? उठा पटा नहीं, पढ़ने लूर है। शाहनामा क्या है? और शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। संस्कृत में तुम लोगों ने नहीं पढ़ा था? शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर कैलाश जैसे शब्द लिपि में अंकित है। कौन लिपि में अंकित है? देवनागरी में। कौन में? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता तुम लोग, ईसा की 14वीं एवं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों पर लिपि को कहा है, क्या कहा है? नंदी नागरी, क्योंकि विजयनगर दक्षिण में है तो नंदी नागरी, दक्षिण में नंदी नागरी। अगला, हिंदी लिखी जाती है कौन लिपि में? देवनागरी में। अगर सबके मुँह का वायना निकलता है, सब लोग ले जानवरे रह जाएगा कि बैल के मुँह से वायना नहीं निकल रहा है।
पैटर्न छेद कर देंगे अभी गधा का। चलिए यहाँ ध्यान दें, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि सरापात दिले है, चंद्रबरदाई आदि कवि। चलिए यहाँ ध्यान दें, अगला बताओ, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है कौन है? ये तो हो चुका है। अगला बताओ, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? नंदी नागरी बता चुके हैं। दक्षिण भारत के नंदी नागरी, तो विजयनगर भी दक्षिण में है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लिए कब से मिलने लगे हैं? 8वीं सदी में, ठीक है ना, मिलने लगा उत्तर भारत। उत्तर भारत बोले तो कर्क रेखा से जो ऊपर है उत्तर भारत, कर्क रेखा जो नीचे है, बीच कर्क रेखा 2 भाग में बांटता है भारत को, ठीक है ना। अगला बताओ, नागरी लिपि के आलंबिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत से, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेतमा दानपत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी। सबके एक साल मुँह से बहना निकलता है। हाँ, कौन दुनिया होता है 1020? बाद में बकता है गधा कहीं का। अभी रुका, तुम लोग के जहाँ हम इधर आ गए हैं तो ठाटा पटक देंगे, देख लेना। चला क्वेश्चन नंबर 6 में, बहादुर में, ठीक है ना। बता, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? बहादुर है। बहादुर किसने लिखा? अमरकांत लिखा। बहादुर क्या है? लगा सब मर गिले, नहीं बोल पाया कैसे? कहानी है। सब लोग जानवर वगैरह के, कुछ नहीं पता है लोग के, बहल आदमी कहीं का। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। जहाँ कुछ अलग पूछे, जहाँ अलग पूछे, सबके मुँह से चल जाता है, सबके मुँह में फिर खूब चिपक जाता है गधा कहीं का। पूछे बहादुर क्या है, पता नहीं, कहानी है, कविता है, कौन चीज़ पता नहीं। किताब के पहले में दिले है। हाँ, खाली करने मारेंगे, मुँह का ना फुला देंगे जानवर कहीं का। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ की मार के कारण। माँ उसको भैंसे मारा था तो मजा उसको डंगा दिया था, जिस कारण वो भाग गया। फिर लेखक के घर से भाग जाएगा, कहा कि लेखक क्या करेगा, उसके घर में जो चोरी के इल्जाम लगा देता है, इसलिए भाग जाएगा। अगला बता, बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। दिल बहादुर कहाँ के रहने वाले थे? नेपाल के रहने वाले थे। नेपाल के गवई था, यानी गाय चराने वाला था, ठीक है ना। बता, बहादुर बता, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसा चुराने का आरोप लगा दिया था। सोचा था कि मिठा उठा तो लेकर ले आए हैं घर में, मिठा उठा लेकर नहीं गया था रे, मिठा उठा लेकर नहीं गया तो सोचा था कि क्या करें उपाय कि बेइज्जत हो जाएंगे, तो बोला था कि पैसा यह चुरा लिया है, ठीक है ना। जाते समय रहता है लेखक को पैसा दे के जाता, सब घर में जो छोटा छोटा बच्चा होता है, तो बच गया उससे भी। अगला बता, बहादुर लेखक को बहादुरी कहानी है, कहाँ कहानी है? नेपाल की गवई गोरखे की, ठीक है ना। नेपाल के लोग को गोरखा बोलते जो होता है, ठीक है ना। अगला, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करते हैं? गधे हम जानवर ले रहे, पिताजी कहेगा। बापू ने बाबूजी, बाबूजी मतलब बच्चा, गधा के काम ले रह जाएगा। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ के मार के कारण। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपये एकदम शुद्ध चुरा लिया, 11 रुपये एकदम शुद्ध है ना, लेकिन चुराया था वो। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तुम्हें लगता है सर रामायण पढ़ते चल, पढ़ के बक रहा है। स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन आ गया था। पहले कुछ अच्छा उसके साथ व्यवहार करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ व्यवहार खराब करने लगा, चोरी के इल्जाम लगा दिया और व्यवहार भी खराब करने लगा, तो क्या हुआ? भाग गया, ठीक है ना। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? माँ की याद नहीं आता था, क्योंकि उसको मम्मी उसको डराते रहता था, वैसे कारण। बहादुर के माँ संभवतः कैसी थी? शांत थी कि गुस्सैली थी? गुस्सैली नहीं थी, शांत था। शांत था तो मारता। बहादुर कौन था? अगर नौकरी था लेखक के घर में, ले सब जोर हुआ, नहीं बोल पाता, सब बैले जोर उठा पटा देंगे, फट जाएगा, गधा बना देंगे मार के मेरा कहीं का। चल अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बहादुर लग खत्म हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर कितना? चैप्टर नंबर 7 है, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का बता, परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा? रामविलास शर्मा। किसने लिखा? रामविलास शर्मा लिखा। अच्छा, परंपरा का जो मूल्यांकन है क्या है? क्या है? तो ये निबंध याद रखना क्या है। बता, जार शाही कहाँ थी? तुम लोग को हिस्ट्री में पढ़ाए थे कि जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है, और रूस में जो शासक था, जो काफ़ी खच्चर शासक था, जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस। और उसी के समय आंदोलन हुआ था, बोल्शेविक क्रांति, जो नवंबर 1917 में हुआ था, और लेनिन के उसका नेतृत्व कर रहा था, और जार निकोलस द्वितीय को उखाड़ के फेंक दिया, उसका हत्या कर दिया था, और वहाँ पर आ गया था कि जनता का शासन आ गया था। बताया था तुम लोग को, हिस्ट्री में बताए थे। अगला बता, तार सप्तक के संपादन प्रयोगवादी कवि कौन थे? तार सप्तक के अज्ञे था। एक क्वेश्चन पूछा, इस सब जितना क्वेश्चन पूछा सब पूछा गया, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तार सप्तक के अज्ञे, तार सप्तक के क्वेश्चन फिर इसी से घूर के आएगा, कहीं नहीं जाएगा।
अगला है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? कौन है? रामविलास शर्मा। निराला के साहित्य रामविलास शर्मा, ठीक है ना। अगला बता तुम लोग, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो उपयोगी साहित्य की रचना न करें, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करें, हम करे तब न करा, ना करे कैसे होता? तो इसका सी नंबर सही होगा, बी गलत दिल है, नहीं बोला दोनों अथी BRD में एक चीज़ लिख दिया। देख, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करें, फिर जो उपयोगी साहित्य की रचना न करें, इसका सी नंबर मानना सही। क्या मानना है? देख उसमें लिखा है क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, है ना। तो जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, उसके लिए परंपरा का मूल्यांकन यानी परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912। 10 अक्टूबर 1912। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जल्दी बता, तो अभी तो हम बताए थे, जल्दी बता। क्या बता? प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? पर प्रगतिशील साहित्य का संबंध है बौद्ध दर्शन से। जारशाही में थी, जारशाही कौन देश में थे बता चुके हैं, पहले राजा बताया था, रूस में जान निकोलस द्वितीय, बोल्शेविक क्रांति हुआ, लेनिन उसको खा के फेंका गया, लेकिन पहले रह जाएगा, जानवर रह जाएगा, दे रह जाएगा। सब जब बोल रहा है अलग से सुनना तो ध्यान से ना है, जहाँ उठा पटक देंगे तो धोया जाएगा नदी में जाके। चलिए यहाँ ध्यान दें। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की क्या भूमिका है? निर्णायक भूमिका, यानी अच्छा भूमिका है, ठीक है, निर्णय के काबिल है। रामविलास शर्मा के किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कौन कृति के लिए? निराला की साहित्य साधना। निराला की, याद रखना, डायरेक्ट पूछेगा निराला की साहित्य साधना किसने लिखा? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन पुस्तक लिखने पर मिला? तो निराला की साहित्य साधना पर, ठीक है ना। अगला बता तुम लोग क्वेश्चन है, साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। उठा पटक देंगे फट जाएगा। समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था बोले तो सब कौन सी करता है, उठा पटक देंगे फट जाएगा। समाजवादी व्यवस्था यानी जो ऐसा व्यवस्था जहाँ सब लोग बराबर हो। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? कौन लिखा है? तो रामविलास शर्मा लिखा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर नंबर कितना? 8। जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, देख बता ले। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। कौन पाठ की विद्या है? साक्षात्कार का विद्या है। किसका है? जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पूछ रहा है, ठीक है। तो तुम लोग जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लाइक शेयर जो नहीं किया लाइक शेयर भी कर ले, ये दोनों पर भी ध्यान दे। देख रहा है दोनों क्या है। जब मन नहीं लगे तो इसमें घुस जाना, मन लगने लगेगा, फिर आ जाना जब क्लासेज में। बता, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? यानी बिरजू महाराज डांस करते थे, तो कौन डांस करते थे? कथक। और कथक डांस कौन भारत में फेमस है? तो उत्तरी भारत में फेमस है। और उत्तरी भारत में खासकर कहाँ पर था? यूपी में। कहाँ पर? यूपी में, ठीक है ना। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में, डांस के रूप में, यानी कथक जो डांस करता था उसमें फेमस था। अगला, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं किया था? तो कितना प्रोग्राम किया था? 2 को किया था। कैसे बोले? जब जानवर जो नहीं हुआ रहे सका मुँह में भी लकड़िया से कोच देंगे, सतना हज़ार हो जाएगा। यहाँ ध्यान। तो क्या हुआ? 2 कितना? उसके बाबूजी का जब मृत्यु हो गया था तो उसका 10वीं करना होता, 13वीं करना होता, तो 2 को प्रोग्राम करके पैसा जो जुगाड़ करके किया था। बिरजू महाराज ठुमरिया किससे सीखी थी? अम्मा से। ठुमरिया लगाने किससे सीखा था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, जो कथक नृत्य करता था, ठीक है ना। अगला बता, पंडित बिरजू महाराज खुद को किसकी शागिर्द मानते थे? पिताजी का शागिर्द मानते थे, यानी वो पिताजी से सीखा था डांस, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता की देहावसान हो गए? 9.5 7.5 के बोलता है, 7,500 वहाँ पर लिखो, यहाँ पर सेन साहब की गरिया है, करबा के दाम है 9.5। सुशील वाद्यों में शाख उपाधि किसे प्राप्त है? सुशील वाद्यों में, सुशील बात समझता है, जब बजाने जाने लगे जितना भी वाद्य यंत्र है, ठीक है ना, उसमें शाह के उपाधि किसे प्राप्त है? तो शाह शहनाई, शाह शहनाई। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? कथक नृत्य से। जीत जीत मैं निरखत तो किस विद्या की रचना है? यानी ये क्या है? जीत तो साक्षात्कार है। साक्षात्कार बोले तो इंटरव्यू है। एक इंटरव्यू के दौरान जो है बिरजू महाराज ने जो बताया था वही किताब में लिख दिया गया, ठीक है ना। तो इंटरव्यू है, ठीक है ना, साक्षात्कार है। पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? मैनपुरी में। कहाँ किया था? जब पंडित बिरजू महाराज की संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, यानी पंडित बिरजू महाराज को क्या मिला था? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। तो कितना वर्ष के था? 27 वर्ष।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? 7वीं पीढ़ी का, बोलना अच्छा से, 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, यानी उससे पहले जो है 6 कलाकार उसका परिवार में आ चुका है, वो 7वां था, क्या था? 7वीं पीढ़ी का था। अगला बता, पीढ़ी समझते हैं तुम लोग? तो ऐसे पोता हुआ एक पीढ़ी, बाप दूसरा पीढ़ी, और फिर परपोती उसका दादा तीसरा पीढ़ी, नहीं समझ रहा? उसी तरह पीढ़ी होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर अगला पहुँचते हैं चैप्टर नंबर 9 में, जिसका चैप्टर का नाम है अभिनयो। लेखक इसका क्या अभिनयो का? अरे बोल ना, सबके मुँह में चल गया कि कहाँ मुँह सवाई निकला पे करो, सब जानवर में जोर हुआ, तुम लोग को नहीं सुनेगा। छड़िया तू ला तो बोला, डंडा वाला तो लाओ अथी रट वाला ये लोग को बताएंगे अभी। हाँ, तो अभिनयो किसने लिखा? अशोक वाजपेयी। किसने लिखा? रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम था? क्या था? तो रोन नदी के किनारे, रोन कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में। और ये कहाँ जो बसा शहर था वो क्या था? अभिनयो, ठीक है ना। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1941। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 हुआ था, याद रखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला बता, बिलनब क्या है? एक छोटा सा गांव था, एक छोटा सा गांव था। अभिनयो किस नदी पर स्थित है? अबे तुम्हें बताया थे, रोन नदी किनारे, जैसे पटना किस नदी किनारे स्थित है? गंगा नदी के। दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी के। उसी प्रकार अभिनयो कौन नदी किनारे स्थित है? रोन नदी किनारे स्थित है। अभिनयो कहाँ पर था? फ्रांस में था। प्रत्येक वर्ष अभिनयो में कैसा समारोह आयोजित होता था? रंग समारोह। रंग मतलब नहीं समझना कि वहाँ पर होली खेलता था, रंग मतलब हो गया नाच गान, ठीक है ना, संगीत, ये सब हो गया क्या? रंग समारोह। क्या हुआ? रंगमंच यानी रंग समारोह। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनयो गए थे? 10 वर्ष पहले पहली बार अभिनयो गए थे। अभिनयो कहाँ स्थित है? फ्रांस से बता चुके, कहाँ स्थित है? फ्रांस में, रोन नदी के किनारे। कविता नहीं है तो कौन कविता नहीं है? तो अभिनयो। अभिनयो जो पढ़ रहे हैं कविता नहीं है, ना मिला था, बैले रह जाएगा, अरे तुम लोग को भी फेंक देंगे। बता, अभिनयो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? गद्य समझता तुम लोग? गद्य मतलब कहानी, पर मतलब कविता। गद्य मतलब कहानी, पर मतलब, तो जब अभिनयो में 19 दिन लेखक रहा तो कितना कविता लिख दिया था? कितना लिख दिया था? 19 दिन वहाँ अबे किया था, पहले बिजी था, 30 गो कविता अथी कहानी लिख दिया था, समझो तुम लोग। अगर तुम लोग रहता तो वहाँ पर 60 गो यहाँ पर फ्री फायर खेल के ना चिकन डिनर 60 बार कर लेता। और वो क्या कहता? 19 दिन रहा, 30 को कहानी लिख दिया, समझा लेला। 30 को ना 27 हो गया, वो लिखा 27 कहानी लिखा। क्या कहानी लिखा? 27 कहानी लिख दिया था, ठीक है ना। लो मादा मोजेल द अभिनयो किसकी कृति है? पिकासो का। पिकासो एक फेमस चित्रकार था, ठीक है ना। और उसका एक किताब का नाम है जिसका नाम है लो माधव बाजो द अभिनयो, ठीक है ना। अगला बताओ, ला शत्रुंजा का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 14वीं से फ्रेंच क्रांति तक। फ्रेंच क्रांति तुम लोग पढ़ाए थे हिस्ट्री में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? जो पहला फ्रांसीसी क्रांति 3 बार हुआ था, लेकिन पहला फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? जयले रहे 1789 में पढ़ाए थे। हाँ बोलेंगे तो हाँ करेगा तुम लोग, जानोगे। पहला हुआ तो 1789 में हुआ था। कब हुआ था? और फ्रांसीसी क्रांति का ही नारा था समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता किसका नारा था? फ्रांसीसी क्रांति का था। और फ्रांसीसी क्रांति का फिर नेतृत्व करने आया था नेपोलियन बोनापार्ट आया था। पढ़ा दे तुम लोग को, सब ले रह जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चैप्टर नंबर 10 से, जिसका नाम था मछली। क्या था? बता, मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार। अच्छा, मछली क्या है? कहानी है। मछली लेकर कौन भागा गया था? संतु। क्यों भागा लेकर? खाने के लिए, कुआं में पालने के लिए, जानवर सब जोर हुआ। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी को क्या नाम था? भग्गू। क्या नाम था? मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था? माँ पीस रहा था। कौन पीस रहा था? मछली कहानी में किस वर्ग का, मतलब कौन वर्ग की कहानी बताया गया? मध्यम वर्ग। जितना भी पूछा सब मध्यम वर्ग है, ठीक है ना। अब भीमराव अम्बेडकर कौन वर्ग का था? उठा पटा दलित वर्ग, सब ले लेना जोर हुआ, मध्य वर्ग है सब। यही क्वेश्चन पूछा बैल से कर दे, पूछा भीमराव अम्बेडकर तो मध्य वर्ग, दलित वर्ग, जानवर सब जोर हुआ। अगर तुम लोग को जाना ना, बता, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे?
कौन सी विश्वविद्यालय? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, यानी सहायक प्रोफेसर थे। अगला, संतु अचानक लेकर क्या भाग गया था? मछली। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? किसने मना किया? माँ तो पिता तो लेवे किया खरीद के पका पहले है। माँ ने। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली मांगना चाहता था। क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? ठीक है ना, लेखक है नहीं भाई। अगला बता, पिताजी ने बाजार से कितने मछलियाँ खरीदी थी? 3 गो। एगो लेके भाग गया। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? पिताजी, तब ने वही लाया था। अगला, लेखक था मछली लेखक कौन भागा था? मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। एक जो क्वेश्चन अगला इम्पोर्टेंट है, पेड़ पर कमला पूछेगा डायरेक्ट। पेड़ पर कमला किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल। अब मछली तो हमें करता है, अब पेड़ पर कमला भी जो है विनोद कुमार शुक्ल कहता है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? निम्न मध्यवर्गीय वर्ग। मध्य जरूर आएगा, ठीक है ना। अगला बता, अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर पर हो जाए कितना? 11। 11 बोले तो नवबत खाने में इबादत। बता, नवबत खाने में इबादत किसने लिखा? यतीन्द्र मिश्र। किसने लिखा? क्या? यतीन्द्र। अच्छा, नवबत खाने में इबादत ही क्या है? उठा पड़ा फट जाएगा जाना खाई का। नवबत खाने में इबादत तो क्या है? व्यक्ति चित्र का रखा नाम लेखक है, सबका ढेर आ जाएगा। संस्कार तो उबला है, जित में निरखत हूँ सन जान मरे। तुम लोग अभी उठा पड़े राष्ट्र में तुम लोग को बता रहा है। बता, लसूलन बाई थी। लसूलन बाई क्या थी? गायिका थी। क्या थी? बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम का नाम जुड़ा था। किसका नाम था? मुहर्रम था। बिस्मिल्लाह खां के कौन क्षेत्र में फेमस था? कौन क्षेत्र से फेमस था बिस्मिल्लाह खां? शहनाई वादक में था। तुम लोग को पहले रुका भी पिटने दे, लोग को थोड़ा पिटने दे तो सब जानवर का जो है ना सब खाए पी सब ले जोर वगैरह पढ़ना नहीं। कुछ हो ना, इतना हल्का क्वेश्चन नहीं पता है। और तुम लोग भी ले रहे, तुम लोग भी कमेंट में जवाब देना, ले कि बकलोल है। बता, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन है कि अमीरुद्दीन है? पढ़ने लू है बता कहीं का। बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन से दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? कर सच्चे सुर की। सच्चे सुर मतलब अच्छा गला मतलब हो, सच्चा सुर हो, ठीक है ना। शहनाई तुम जानता है किसको कहता है? किसे कहता है? जब पोपो कलर रहता पड़ा ना तो पहले आता था ऐसे से घूमल रहता था, अब बजाता था उसको। तो सबसे अच्छा बजाने में यही था बिस्मिल्लाह खां, इसलिए इसको मिला था क्या? भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न मिला था। इबादत का अर्थ क्या है? उपासना। सबके मुँह से बारे निकलता है, सब लोग जानवर है। पहले देखेगा तब बताएगा, जानवर का ले रह जाएगा तुम लोग। अभी हम फिर लास्ट तुम लोग को पीटेंगे, टेंशन नहीं ले। छजा खड़े को मिल जाए, उसके बाद तुम लोग बता रहे हैं, उधर तो जरूर होगा। चल बता, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, किसमें प्रसिद्ध थे? नवबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के बारे में लिखा गया है। जैसे कोई फिल्म में केंद्र में कौन होता है? हीरो होता है, तो ये भी हीरो है इस कहानी के। कविता नहीं है। कविता क्या नहीं है? नवबत खाने में इबादत कविता ना है, सिंपल बात है। तो कहानी का हम बता रहे हैं ना। नवबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सा विद्या है? क्या है? तो व्यक्ति चित्र ना बताए थे। हाँ बोलेंगे तो हाँ करेगा। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? मुहर्रम। अगला लास्ट है कहानी नंबर थी। कहानी में लास्ट कितना? 12 नंबर कितना है? 12 है, ठीक है ना। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा? शिक्षा और संस्कृति क्या है? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा बता दो, महात्मा गांधी जन्म कब हुआ? मारेंगे चुटकिया पकड़ के नवा देंगे। 2 अक्टूबर 1869। 14 अप्रैल 1891 तो भीमराव अम्बेडकर का हुआ, पहले रह जाएगा। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है ना। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटा था? 1915। 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1900, इसलिए 9 जनवरी को मनाते हैं। 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं? ठीक है ना। महात्मा गांधी जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है ना। और तुम्हें पता है कि महात्मा गांधी बहुत सारा आंदोलन किया था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, ठीक है ना। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, हरिजन नाम पत्रिका महात्मा गांधी। तुम लोग को महात्मा गांधी के बारे में पूरा जानना है तो भारत में राष्ट्रवाद जो पढ़ा है उसमें देखना, पूरा डिटेल से बताएं, ठीक है ना। अगला बता, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था?
करमचंद गांधी। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। आध्यात्मिक शिक्षा गांधी जी से आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा है। हृदय की शिक्षा मतलब ये नहीं कि हृदय में 4 चैम्बर होता है, ये सब ना। हृदय की शिक्षा मतलब ऐसा शिक्षा दो जिससे क्या होता है, दिल अच्छा हो जाए, हृदय क्या हो, साफ सुथरा हो जाए, ठीक है ना। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रही? सिंपल बात है, महात्मा गांधी होगा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? हृदय की शिक्षा। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसने कहा? महात्मा गांधी। कौन कहानी में कहा गया? किस में कहा गया? शिक्षा और संस्कृति में कहा गया। और शिक्षा और संस्कृति क्या है? तो ठीक होता है, शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त वो बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा। क्या है? अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताओ। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा? गांधी 14 तक रहा। कहाँ तक रहा? 1893 ईस्वी तक। 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गया था, 14 तक रहा था, 15 में भारत लौट गया था। अगला, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो गांधी जी को जब महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो तब जब देखा था गांधी जी कि हमको महात्मा बोल दिया है, तो उसको तो गांधी जी उसको क्या बोल दिया था? हाँ, गुरुदेव बोला था। हम बंदरे रह जाएगा। चल अगला, आप पहुँचते हैं किस में? कविता में। कैसे पहुँचते हैं? कविता में पहुँच जाओ, ठीक है ना। उसको कविता जब हो जाएगा तो फिर पहुँचेंगे किस में? दही वाला मगम्मा में, ठीक है ना। ढाटे विश्वास में, यानी जो सेकेंड हिंदी है उसमें पहुँचेंगे, ठीक है ना। चल बता, कविता में पहुँच। बता, कविता में है राम नाम बिरथी। पहला इंपोर्टेंट है, राम नाम बिने बिरथी जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। दोनों लिखा गया गुरु नानक देव के द्वारा। किसके द्वारा? बताओ, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? अच्छा, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तलबंडी। तलबंडी कहाँ है? पाकिस्तान के लाहौर में। पाकिस्तान के तलबंडी को किस नाम से जाना जाता है? नाना खाना साहब। नाना खाना साहब, ठीक है ना। और गुरु नानक देव जो है सिख का प्रथम गुरु है। सिख का प्रथम गुरु है। सिख में कुल कितना गुरु हुआ? 10 गुरु हुआ था। और 10वां गुरु अंतिम गुरु था। 10वां गुरु अंतिम गुरु का नाम क्या था? 10वां गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद, तुम लोग को सब आता है, पता है? संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है ना, पता है, इसलिए सब बता रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? बिहार के पटना सिटी में, यानी पटना साहिब में। पटना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था, ठीक है ना। पटना साहिब में, ठीक है ना, याद रखना। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1669 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी के जन्म से 400 वर्ष पहले। गांधी जी का जन्म 1869, इसका 1469, ठीक है ना। बता, गुरु नानक किस भक्ति के कवि था? तो निर्गुण भक्ति। क्या होगा? भक्ति 2 प्रकार का होता है, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। सगुण कैसे कहते बताया तुम लोग को? सगुण कहेंगे जब तुम मूर्ति का पूजा करेगा, मूर्ति के सामने जाकर से है भगवान हमारा पास करा दें तो फैल हो जाए, ठीक है ना। तो वो हो गया कौन चीज़? सगुण। क्या हो गया? आज जब तुम को मूर्ति नहीं मान रहा है, ऐसे मान रहा है कि भगवान है, मतलब पूरा मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा है लेकिन भगवान को मान रहा है, ठीक है ना, तो हो जाएगा सगुण। क्या हो जाएगा? आज जब मूर्ति के सामने जाकर ऐसे मरसा पूरा पटकेगा तो हो जाएगा निर्गुण, ठीक है ना। राम नाम बिनी बढ़ती जगी जन्मा पद में किनकी आलोचना की गई है? ब्रह्म आडम्बर के। ब्रह्म आडम्बर तो समझना है, जो झूठो ढोंग करता है कि हम भगवान को मान रहा है दम्बर, और घर आए कि गाली उली गलोज कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, चोरी उरी कर रहा है, ठीक है ना। यानी ब्रह्म आडम्बर झूठो दिन में मारा जप रहा है। हाँ, नमः शिवाय कर रहा है और खाली बदमाशी करता है, खाली 2 नंबर काम करता है। राम नाम बिनु बर्थी जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? गुरु नानक देव। गुरु नानक किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता? गुरु ज्ञान के बिना। तुम लोग कह रहा है गुरु ज्ञान लेवे नहीं करता है, गुरु ज्ञान और गुरु मार दोनों ले। अगला बता, हरिदास किसकी रचना है? गुरु नानक। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, जितना पूछा सब आ चुका है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बोलते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि हरिदास पूछ देगा तो बोलेगा हरिदास तो कहीं पढ़वे नहीं किया, लेकिन गुरु नानक वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। बोरा विषतलो जहर, विषतलो तो वाणी कब विष के समान हो जाता है? राम नाम के बिना। तो एक उठा पटक देंगे फट जाएगी गद्दी कहीं कि 10 बार बोलते हैं। सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया था? सिख धर्म का स्थापना किसने किया था? गुरु नानक देव ने सिख धर्म का स्थापना किया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता आप पहुँचा चैप्टर नंबर दोहा नंबर 2, यानी कविता नंबर 2 में, जिसका नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी या इसी का दूसरा खंड है करीर के कुंजन ऊपर वालों। करीर के कुंजन दोनों लिखा गया रसखान के द्वारा। बता, रसखान दिल्ली से कहाँ चल गया? कहाँ गया? वज्रभूमि बोले तो जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म स्थान था, मथुरा चल गया था, ठीक है ना। कहाँ गया था? क्योंकि कृष्ण भक्त था ना।
रसखान किस विषय में सिद्ध थे, यानी किस विषय में इन्हें पूरा मतलब ख्याति प्राप्त था? तो सवैया छंद में, सवैया सुजान रसखान, याद रखना। ऐसा हरिदास बताते हैं, हरिदास किसकी रचना है? तो क्या बताए थे? गुरु नानक देव का। उसी प्रकार बोल रहा सुजान रसखान किसकी रचना है? या ऐसे मार देगा लास्ट में, क्या रसखान है ऐसे मार देगा। लेकिन ये तुम लोग को जब पूछेगा ना, पूछ भी सकता है, पूछा भी गया है, देखो 2019 से पूछा गया है। रसखान ने चोर किसे कहा? कृष्ण राधा दोनों कहा है, पहले है ना। चोर हो जाएगा राधा, कि चोर नहीं हो जाएगा? लेकिन वो चोर नहीं था, कहाँ मक्खन चुराता था? चोर किसे कहा है? चोर मतलब समझना कि दोस्तों घर में चुरा लिया, मतलब अपने घर में मक्खन चुरा के खाता था, जैसे तुम लोग बचपन में चिड़िया चुरा के खाता था, ठीक है ना। रसखान चोर किसे कहा है? कृष्ण को। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? गोस्वामी विट्ठलनाथ गोस्वामी रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया था। कवि ने माली मालिन किसे कहा? कृष्ण राधा, यानी माली कहा था कृष्ण को, मालिन कहा था। अच्छा तुम्हें बता, माली और मालिन में कौन समास है? तुमने समाज पढ़ाए थे ना, समाज 6 प्रकार का होता है, और सब पूरा इम्पोर्ट बता देते, तुम लोग देख लेना जो नहीं देखा है, हिंदी व्याकरण में जाना सब मिल जाएगा। बता, माली मालिन में कौन समास? द्विंद समास। जहाँ बताते बीचा में एगो चिन्ह आ जाए, ठीक है, दोनों को अलग कर देते, द्विंद समास। जैसे दाल भात द्विंद समास, माता पिता द्विंद समास, गौरी शंकर द्विंद समास, राधा कृष्ण द्विंद समास, सीताराम द्विंद समास। समझ आ रहा है ना? लेला लेली द्विंद समास। चलिए ध्यान दे है, ले मतलब ले लेवे करता है, आंसू करता है। मतलब रसखान के रचनाकार के समय किसका राजकाल था? जहांगीर के। रसखान के समय कौन था? जहांगीर। जैसे पूछेगा हम लोग किसके समय है, तो नरेंद्र मोदी समय भी है ना, उसी प्रकार उस समय राजा कौन था? तो जहांगीर। कौन था? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बार ये यह किस कवि के लिए कहा गया है? रसखान के लिए। क्या कहा गया? प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दो, इस हटा, इसे इंपोर्टेंट है। अब पहुँच जाए अगला चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना। अति सुदो सने का मारा, अति सुदो सने का और मोहम्मद आसुबिनी ले बरसो, दोनों लिखा गया है घनानंद के द्वारा, घनानंद के द्वारा दोनों लिखा गया। बता, मोहम्मद आसुबिनी ले बरसो कौन कहते हैं? घनानंद। कौन कहते हैं? घनानंद ने किस मार्ग को, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? घनानंद ने कहा था प्रेम मार्ग अत्यंत सीधा है एवं सरल है, ठीक है ना। अगला होता है घनानंद कवि है कौन? किस? रीति मुक्त कवि। रीति अति सुदो सने का मार्ग है, जहाँ नेकु श्यानब बांक नहीं, या पंक्ति किस कवि का है? जहाँ अति सुदो सने आएगा मार देना धनानंद। क्या मार देना? घनानंद। कवि प्रेम मार्ग को अति सुदो कहता है क्योंकि, क्यों कहता है? सब हो जाएगा इसमें। यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करता है, प्रेम में चतुराई उताराई काम नहीं करता है, ठीक है ना। यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग देता है ना, सच्चाई भी क्या होता है? अपना घमंड। प्रेम उरे में सब कोई घमंड वंडा होता है। यहाँ कपटी लोग नहीं चलते हैं, जब कपटी लोग समझता है ना, जब इसका चोलिया उधर करता है, चोलिया उधर करता है, जलता उलता है, उसको बोलते कपटी। कपटी ना समझ लेना, कब प्लेट छाप, उन्हें समझ लेना। घनानंद की भाषा क्या है? वज्र भाषा। क्या है? वज्र भाषा है। वज्र भाषा बोले तो कृष्ण भगवान का मतलब थोड़ा कठोर भाषा था, कृष्ण भगवान के जो था वही वाला, ठीक है ना। अगला बताओ, कवि ने परजन किसे कहा है? कवि ने बादल को परजन कहा है। परजन क्या कहा था? जैसे बादल जो है सबके लिए होता है ना, सबके लिए पानी बरसाता है, उस परजन है वो। घनानंद जीवनदायक हो कछु मोरिये पीर ही परसों में किस कवि का नाम आया है? ऐसे तो सिंपल दिख रहा है, घनानंद आया। कौन आया? ये बता देखना इम्पोर्टेंट है। सुजान सागर की रचना कौन है? तो सुजान सागर के घनानंद। हरिदास उठा पड़ेगा फट जाएगा, गुरु नानक देव। हरिदास और सुजान सागर घनानंद। अगला बता, चला आगे पहुँच। चैप्टर स्वदेशी में कैसे पहुँच रहे हैं? स्वदेशी में स्वदेशी का लेखक कौन है? प्रेमघन। पूरा नाम ऐसे क्या? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लेकिन कई तुमको बोलना है प्रेमघन। क्या बोलना है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? प्रेमघन। हिंदुस्तान नाम सुनी के अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कभी स्वदेशी लिया गया है? किससे लिया गया है? यानी सब लोग विदेशी अपना रहा है ना, अपना रहा है ना, विदेशी कपड़ा पहनेगा, ठीक है ना, धोती त्याग देगा ना, पूरा जीन्स शर्ट पहनेगा, वही फटल पहनेगा। उसके बाद अपना स्वदेशी खाना पसंद नहीं करेगा, चाउमीन खाएगा, बर्गर खाएगा, पिज्ज़ा खाएगा, सब विदेशी है। कौन चीज़ है? तो वही यहाँ पर इसमें इसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदी लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात करते हैं? हाँ, हिंदी किस भाषा में बात नहीं करते थे? हिंदी में ना। जरी को इंग्लिश जान जाकर इंग्लिश ये बक रहा है, नहीं बक रहा है।
तो वही बोल रहा है। हिंदी अंग्रेजी क्या है? विदेशी भाषा है। अगला, स्वदेशी शीर्षक में दोहे का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? प्रेमघन स्वदेशी से स्वदेशी नामक कविता लिया गया है। प्रेमघन स्वदेशी में बहुत सारा कविता है, देखो उससे कविता उठा लिया गया, तो तुम्हारा बुक में चिपका दिया गया। अगला, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? भारत तेंदु हरिश्चंद्र को प्रेमघन अपना आदर्श मानते हैं, याद रखना। भारत तेंदु। बता, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबके बुद्धि विदेशी हो गया। क्या हो गया? विदेशी बुद्धि हो गया। सब एकदम विदेशी गाना पर नाचेगा, ठुमका लगाएगा ना। अगला बता, सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात कछु नो अब भारत। ये बता कौन किससे लिया गया है? यहाँ पर भरना है कि मतलब क्या भराएगा? तो रत्ती लिखा है भारतीयता कुछ न हो, यानी भारतीयता आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अगला, कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता? भारतीयता दिखाई नहीं देता है, सब तो विदेशी अपना रहा है ना, अपना रहा है। प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे? यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँच, इसे ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 5 यानी दोहा नंबर 5 भारत माता, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत माता किसने लिखा? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन। भारत माता कहाँ निवास करती है? गांव में करती है। कहाँ करती है? शहर में नहीं करता है, ठीक है ना। नहीं बोल देना तुम लोग मंदिर में करता है। लेखक के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करता है? गांव में करता है। पंत को किस युग के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सुमित्रानंद पंत को मिला था। वो मिला था चिदम्बरा नामक एक पुस्तक लिखा था, कहानी लिखा था, ठीक है ना, उसी के लिए मिला था। और जब पूछेंगे इसके बारे में, जनतंत्र का जन्म के बारे में, इसको किसके लिए मिला था? तो बोलना है क्या? उर्वशी के लिए। अगला, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? यथा तथ्य। यथा यानी जैसा दिख रहा था वैसा ही, यथा तथ्य मतलब होता वही होता है। अगला, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की थी? छाया युक्त चंद्रमा, यानी जिस प्रकार चंद्रमा में छाया लग जाता है ना, धुंधला दिखाई देता है, उसी प्रकार भारत जो है, भारत माता का चित्र कैसा धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये बताया गया है, ठीक है। अगला, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी के प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? भारत माता को। भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो ग्रामिया से लिया गया है। इस ग्रामिया में बहुत सारा कविता है, उससे एक कविता उठा लिया, इसका नाम रख दिया भारत माता। क्या रख दिया? ठीक है ना। अगला, पंत जी के पिताजी का क्या नाम था? पंत जी के पिताजी का सब ले लेगा, गंगादत्त। बैले रह जाएगा। चलो आगे पहुँचे, खत्म हो गया इसमें इंपॉर्टेंट। जनतंत्र का जन्म ठीक है, जनतंत्र का जन्म में पहुँच, जिसका कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिहार के कवि है। कहाँ कवि है? बिहार का कवि है, लेकिन पूरा इंडिया में फेमस है, ठीक है ना। बहुत खतरनाक कवि है, बहुत फेमस कवि है। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। और बिहार में इसका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में बता ना, बेगूसराय सिमरिया में हुआ। हाथीदा पार करेगा, हाथीदा पूरा पार करेगा तो बेगूसराय आएगा। बेगूसराय सिमरिया में हुआ था इसका जन्म, ठीक है ना। काफ़ी फेमस कवि है, ठीक है ना। इसका कविता में पढ़ने पड़ेगा तो पूरा मन लगेगा, इसका कविता में पूरा जोश आ जाता है, ठीक है ना। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए। उर्वशी बोलेगा कि कौन लिखा था? बोलना है रामधारी सिंह दिनकर। और उर्वशी को लिए इसको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और सुमित्रानंद पंत को मिला था किसके लिए? चिदम्बरा, ठीक है ना। अगला, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? किसके हुंकारों से महलों की नींव बिखर जाती है? जनता के हुंकार से। जैसे अभी मुखिया चुनाव अब होगा, जनता हुंकार करेगा किसको बनाना है, तो क्या करेगा? पुराना मुखिया के नींव उखड़ जाएगा। और जनता खा लेगा, मुर्गा मछली खा लेगा, 500 रुपया ले लेगा, वोट दे देगा तो नहीं उखड़ेगा। जनता ले रहेगा तो वही करेगा, होशियार रहेगा तो उखाड़ देगा। छोड़ ध्यान दे। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? सिमरिया बेगूसराय। सिमरिया बेगू। अगला, बता, सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने के ताज पहन कर उठलाती है, किसने कहा? किसी कविता में पंक्ति है तो दिनकर बोले तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है? उत्तर छायावाद की। मिट्टी के अबोध मूर्ति कौन है? जनता है। कौन है? यानी मिट्टी के अबोध मूर्त है। कोई जनता नेता लोग आएगा, फंसा लेगा कि हम तो रे नेता हैं, फिर 5 साल बनवासी करता है, मूर्ति समझ लेता है उसको। कि हिरोशिमा में पहुंचना है। बता, हिरोशिमा का लेखक कवि कौन है? अज्ञे। कौन है? अज्ञे का पूरा नाम क्या है?
सो ही वास्यान अज्ञ, सो ही मतलब सच्चिदानंद, ही मतलब हीरानंद, वास्यान अज्ञ। हिरोशिमा किस देश में है? जापान में है। कहाँ पर है? इसमें बताया गया है कि जब जापान पर अमेरिका ने बमबारी किया था, यानी परमाणु बम पटक दिया था, कब 6 अगस्त 1945 को जब पटक दिया था, तो वहाँ पर परमाणु बम पटकने पर क्या हुआ था, पूरा किस प्रकार वहाँ जर्जर स्थिति हो गया, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, इस कविता में बता। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया? जापान में। जापान में कहाँ पर? हिरोशिमा पर। अज्ञ का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञ। अगला बता, अज्ञ ने सूत्रपात किया। अज्ञ ने किसका सूत्रपात किया था? प्रयोगवाद। याद रखना, प्रयोग परमाणु बम प्रयोग ने किया था, तो प्रयोगवाद याद रखना। क्या रखना? प्रयोग। तार सप्तक का संपादन किसने याद रखना? तार सप्तक अज्ञ, तार सप्तक अज्ञ। और तार सप्तक अज्ञ हो गया। वही पूछेंगे तुम लोग को, क्या हरिदास पूछेंगे तो गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। और तुम लोग को एक और पूछे थे, क्या तुम लोग को पूछे थे? सुजान सागर तो घनानंद, सुजान सागर तो बता। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है? कौन है? हिरोशिमा। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज का क्या नाम था? परमाणु बम। अज्ञ का जन्म कब हुआ? 1911 में। कि हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करती है? आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय, यानी परमाणु बम पटकने पर किस प्रकार मतलब सभ्यता जो था दुर्दांत मानवीय यानी पूरा बिखर गया था, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञ का मूल निवासी था? कहाँ का मूल निवासी था? करतारपुर, यूपी में है। ठीक है ना। अगला बताओ। अगला अच्छा लटा, ऐसा इंपॉर्टेंट है। बता, एक ब्रिज की हत्या में पहुँच, जिसका कवि कौन है? कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण है। ठीक है ना। बता, कुंवर नारायण कवि है, कैसे कवि है? ग्राम संवेदना। ग्राम दूर से ही ललकारता कौन? तो मैं जवाब देता, तुम्हारा दोस्त। यह पंक्ति किस पाठ से? एक ब्रिज की हत्या। दोस्त किसे कहा गया है? अब लेखक दोस्त है। और चौकीदार किसे कहा गया? ब्रिज को। एक ब्रिज की हत्या कविता में ब्रिज और कवि के बीच कैसा संबंध है? मित्रता का संबंध है। मित्रता का। कवि को बूढ़ा चौकीदार ब्रिज हमेशा कहाँ पर मिलता है? तो घर के दरवाजा पर लगल था, तो वहीं मिलेगा। ठीक है ना। एक ब्रिज की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या होने जाने से बचाना चाहता है? जंगल हो जाने से। समझ जा, जैसे जंगली जानवर ना होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जंगली ना हो जाए, जानवर एक तरह ना हो जाए, उससे बचाना चाहता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ब्रिज की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करती है? अब नादिरों से। तुम ले रह जाएगा, मतलब कुछ भी पूछेंगे तो सीरियल नंबर में चल जा, ग्राहक हम ले रह जाएगा ना। बोल के हम पूछ रहे कहाँ से लिया गया, पूछ रहे हैं, मतलब हम कहाँ से पूछ रहे थे, सीरियल नंबर में चल और मार देना वही सब नंबर ले जोड़ हुआ। मतलब तुम लोग पूछेगा भरने रहेगा, अपना नाम भरो तो अपना नाम, तो दूसरा देख के लिखेगा तो अपना नाम लिख लेगा। हाँ, फिर अगर पिताजी का नाम लिखो दूसरा देख के लिखेगा, पिताजी का नाम लिख लेगा। सब बैले जोड़ हुआ जानवर का। पागल तो हेवे करता है, पागल से ही महा पागल तुम लोग है। अगला ध्यान दे, तो यहाँ बोल रहा है कि कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? नादिरों से। नादिरे बोले तो लुटेरा, नादिरे बोले तो, लेकिन यहाँ लुटेरा दिया हुआ है, लेकिन नादिरों याद रखना। बता, एक ब्रिज की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया था? इन दिनों से किससे लिया गया? कवि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? ब्रिज को। चल अब अगला पहुँच, चैप्टर नंबर कविता नंबर 9 में हमारी नींद। हमारी नींद के लेखक कवि कौन है? बिरंग डंगवाल। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? दुचक्र में श्रेष्ठा से। दुचक्र में। हमारी नींद कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा होने की बात कही गई है? मक्खी कहा गया। किसे कहा गया? हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? आलस के प्रतीक है। जितना सोएगा उतना आलस, ठीक है ना। तो तुम लोग को भी आगे लगा देगा, जगह संस्कृत में आगे लगाया था, आज चुरके पढ़ के तुम लोग को बाहर करेगा। और संस्कृत में ना आलस का था, चुरके पढ़ के घसीट के बाहर करता है। एगो आलस कथा पढ़ेगा तो वहाँ पर आलस, एगो आलसी रहता है, उसका मुँह कुटवा चाट रहा है, कुछ नहीं करता है, इतना आलस है कि। हमारी नींद कविता में तो हो गया। गरीब बस्ती में क्या हुआ था? धमाके से देवी जागरण। कितनों गरीब बस्ती हो, लेकिन देखना वहाँ पूजा पाठ में कमी ना होगा, जब भी भक्ति उक्ति एकदम पूरा होता है ना, एकदम डीजे पर करता है ना। अगला, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दुचक्र में श्रेष्ठा। दुचक्र में। और सुमित्रानंद पंत को चिदम्बराना बताए थे, और अंगारे सिंह दिनकर को उर्वशी ने बताए थे, और बीरेन डंगवाल को
दुचक्र में श्रेष्ठा, उसी से लिया गया हमारे नींद। चल आगे बढ़। अब चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर कविता नंबर 10 अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के लेखक अनामिका। अनामिका एकमात्र कवित्री है, सब अभी कवि था नहीं था, एक कवित्री है। क्या है कवित्री, समझता है ना, लड़की की लेडीज क्या। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है, खो, यानी बचवा जो था वो खो लिखना चाहता था तो खो जो है पूरा चौखट में बाहर हो जाता था, ठीक है, अटबन करता था, इतना बड़ा लिखता था कि अटबन करता था, जैसे तुम लोग है। खारिश बेचैनी किसकी है, अनामिका का जन्म कब हुआ, 17 अगस्त 1961 को अनामिका का जन्म हुआ। तुम लोग को जब भी अब एग्जाम रहेगा थी तो खाली वीडियो देख लेना, फटाक से ना दोबारा अथी करके फटाक से ना हो जाएगा, ठीक है ना, रिवीजन। बता तुम लोग बताना है खालिश बेचैनी किसकी है, खरगोश किसकी है। चलो बताओ अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को। 11 में पहुँच, लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा। जीवनानंद दास किसने लिखा, जीवन मिलेगा तभी लौट कर आएंगे। जीवनानंद दास लौट कर आऊँगा फिर पाठ में कभी कहाँ लौटने की बात करते हैं, बंगाल, यानी उसका जन्म बंगाल में हुआ था तो बंगाल में लौट कर आने की बात करता था। और जब जिसका जन्म जहाँ होता है वही उसका मातृभूमि होता है, तो बंगाल उसका क्या होगा, मातृभूमि। तो बंगाल मिलेगा या मातृभूमि मिलेगा, ठीक है ना। अगला कभी अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करता है, बंगाल। गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है, जीवनानंद दास, ठीक है ना। लौट कर आऊँगा फिर से, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित किया गया, यानी भाषा मतलब पहले बंगाली में था, उसको हिंदी में कौन किया था, प्रयाग शुक्ल, याद रखना, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की बात करता है, मातृभूमि, मातृभूमि यानी बंगाल, ठीक है ना। अब लास्ट पहुँच जा, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु पहुँच। मेरे बिना तुम प्रभु के कवि कौन है, लेनर मारिया लिल्के, लेनर मारिया। अच्छा लेनर मारिया लिल्के कहाँ कवि है, जर्मनी। कहाँ है मैक्स मुलर भी कहाँ था, जर्मनी। कार्ल मार्क्स कहाँ था, कार्ल मार्क्स तुम लोग पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे, कार्ल मार्क्स पढ़ाए थे ना, हिस्ट्री में पढ़ाए थे ना, जिसने लिखा था क्या था अथी क्या बोलते हैं उसको, डास कैपिटल लिखा था, कार्ल मार्क्स लिखा था। उसका प्रकाशन कब किया था, तो 1867 में प्रकाशन किया था। डास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, पढ़ाए थे। और वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था, कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। इसे पढ़ाए थे तुम लोग को, तो कुछ याद नहीं, खाली हाँ हम बोलेंगे तो ऐसे तो कुछ तो याद ना है। बता किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, भक्त को। सब सिंपल बात है, जब भक्ति नहीं रहेगा तो ईश्वर को कौन काम के। अरे पूजा करने जाएगा तो ना मंदिर है, अगर पूजा करने जाएगा तो मंदिर धीरे खत्म नहीं हो जाएगा, एंटी पेंटी सब खत्म। चल यहाँ जान ले, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है, लेनर मारिया लिल्के, लेनर मारिया लिल्के, ठीक है ना। अगला बताना है तुम लोग को, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है, धर्मवीर भारती। यानी पहले जर्मन भाषा में लिखा गया था, पहले इंग्लिश में लिखा गया था, तो उसको हिंदी में अनुवाद कैसे किया, धर्मवीर भारती। अगला मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित किया गया है, जर्मन, क्योंकि जर्मन के कवि है ये, जर्मन में लिखा गया है, उसका हिंदी में अनुवाद किया है धर्मवीर भारती, धर्मवीर। अगला बताओ, दूर चट्टान की ठंडी गोर में किस कवि की पंक्ति है, लेनर मारिया लिल्के। किससे लिया गया है, तो मेरे बिना तुम प्रभु से। लेनर मारिया लिल्के द्वारा रचित कविता कौन है, मेरे बिना तुम प्रभु। खत्म हो गया कविता, पहुँच जाओ उसमें, मतलब सेकंड हिंदी में वर्णिका भाग 2 में। वर्णिका भाग अरे बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चन इससे फटाफट आता है, फटाफट याद भी हो जाता है। बता दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, श्रीनिवास, श्री। अच्छा ये कहाँ कहानी है, कन्नड़। उठा पटेंगे तो तुम अभी हम तुमको अभी चीन भेज देंगे, वहीं पर कोरोना बना खा जाएगा, जहाँ में ले रह जाएगा कनाडा के। दही वाली मगम्मा कहाँ कहानी, कन्नड़। कन्नड़ बोले तो कर्नाटक के, कर्नाटक में चलता है कन्नड़ भाषा, तो वही कन्नड़ बोल रहा है, ठीक है। मगम्मा को किससे विवाद थी, सास बहू विवाद होता करता है, तो बहू से। किससे, नजम्मा मगम्मा की कौन थी, बहू। कौन थी, क्यों रे राक्षसनी, ये छोटी सी बच्ची को क्यों पिट रहा है, किसने कहा, मगम्मा ने, यानी ससुइया ने, ठीक है ना। अगला दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, श्रीनिवास। अगला मगम्मा क्या बेचती थी, दही। लगम्पा कौन था, गांव के जुआरी, नशेरी, पगेरी, मगेरी, चगेरी सब था, ठीक है ना, नहीं बदमाश था। कौन था। अगला दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुवादित है, कन्नड़ बताए थे, कन्नड़ भाषा में है ना, लेकिन उसको हिंदी में अनुवाद किया था। अगला उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लग गई, सास बोलता था हम बड़ा, बहू बोलता था हम बड़ा,
ठीक है ना। यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? दही वाली मगम्मा से। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा। कौन था मगम्मा के बहू का नाम? नजम्मा, याद रखना। कथा अति बता B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? दही वाली मगम्मा को कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद किया था, याद रखना। चलो अगला चैप्टर नंबर 2 में ढाटे विश्वास। ढाटे विश्वास का लेखक कौन है? सातकोरी होता। सातकोरी और बता कहाँ कहानी है? उड़ीसा कहानी। उड़ीसा के, अच्छा उड़ीसा कहानी है तो उड़िया भाषा हो जाएगा। तो उड़िया भाषा कौन है बताना है। सातकोरी होता के लेखक का कथाकार कौन था? लेखक कौन था? कथाकार कौन है? कथाकार तो कौन है? सब कह रहा है सातकोरी होता। सातकोरी होता कथाकार है। कथाकार तब यहाँ पर सातकोरी होता नहीं दिले, क्या मानना है? हम पूरा सातकोरी होता का कथाकार है। सातकोरी होता जो कहाँ कथाकार है? तो उड़िया का। सातकोरी होता किसका लेखक है? ढाटे विश्वास का। अगला ढाटे विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। इसमें मतलब प्रमुख पात्र में समझ रहा है ना, मेन ही मतलब इसमें भूमिका कौन है? हीरो की भूमिका कौन है इसमें? यानी किसके बारे में कहानी लिखा गया था? लक्ष्मी के बारे में। किसके बारे में? अगला बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में कौन है? तो बाढ़ की समस्या ढाटे विश्वास कहानी के केंद्र में है। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथी को भी साथ लेकर आती। किसने कहा? किससे लिया गया? ढाटे विश्वास से लिया गया। विपत्ति जब आएगा तो एक के साथ अकेले ना आएगा, बहुत सारा से आएगा ना आएगा। तुम लोग को देखता है तुम लोग के साथ जो गलती हो तो लगातार 3-4 चीज़ गलती हो जाएगा ना आएगा। जब सुखाड़ होगा तो सुखारो हो जाएगा, और जब बढ़िया आएगा तो उसको बढ़िया आ जाएगा, समझ के ना जाता है ना आता है। तो उसी प्रकार बोल रहा है। जब घर में तुम लोग को कोई होटा डंगाएगा, मम्मी डंगा रही है तो पप्पो डंगा देगा, नहीं डंगा देता तो वही विपत्ति है। क्या है? यानी ये होटा के मारेगा तो सब लोग तुमको मार रहा है, यानी एक के साथ बहुत लोग आ जाता है। बता यहाँ क्या आप पूछ रहे थे? ढाटे विश्वास कहानी किस भाषा में अनुवादित है? उड़िया में, ठीक है ना। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत। ढाटे विश्वास कहानी लेखक द्वारा अनुवादित है, यानी उड़िया में लिखा गया। इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ढाटे विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित बताया गया है? उड़ीसा को बाढ़ एवं बता तुम लोग बताए थे कि उड़ीसा में वो विश्व का सबसे बड़ा बांध है, संसार का सबसे बड़ा बांध है। कौन है? उठा पटक फट जाएगा। भाखड़ा बांध है पंजाब और हिमाचल में, सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध ना है, गधे लग जाएगा। हीराकुंड बांध है जो महानदी पर है, जो विश्व का सबसे बड़ा बांध है, यानी भारत का भी सबसे बड़ा बांध है। नहीं बताते लगभग 5 किलोमीटर लंबा। अगला अब इम्पोर्टेंट में पहुँच जा तुम लोग 3 नंबर चैप्टर में। माँ में कहाँ पहुँच? माँ। तो माँ का लेखक कौन है? माँ का ईश्वर। माँ के ईश्वर। माँ कहाँ की कहानी है? गुजरात है। कहाँ का है? तो गुजराती हो गया, गुजराती भाषा में लिखा गया है। ईश्वर पेटिकर किस भाषा के कथाकार है? तो गुजराती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है? मंगू बड़ा बहन कम्मू। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? क्या नाम था? लक्ष्मण। इसमें लक्ष्मी ले दे, लक्ष्मी इसमें देना चाहिए था, ठीक है ना। लक्ष्मण था। लक्ष्मण कहाँ कमाने के लिए गया था? बंगाल ले गए थे कमाने, देखना इसमें लिखा रहेगा ना, कमाने गया था। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? देवी नदी। किस 3 नंबर में घुसा दिया? घुसाना चाहिए 2 नंबर में। ढाटे विश्वास में घुसाना चाहिए था ना, घुसा दिया 3 नंबर में। देवी नदी जिस उसी में बढ़िया आ गया था। अरे मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दी है? सिंपल बात है, तो भर्ती कहाँ करेगा? अस्पताल में करेगा ना, थोड़े कर देगा यहाँ पे नदियों में जाकर भर्ती। नदियों में भर्ती कब होता है? चलिए जन्म से ही पागल थे। कौन? मंगू जन्म से ही पागल थे। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? किसका? तो गौशाला के। नहीं वहाँ पे कोई ध्यान वान नहीं देता, जिस तरह गौशाला में जानवर नहीं पड़ रहा था उसी प्रकार संज्ञा दिया था। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? गुजराती नहीं करेगा, उठा पटेंगे फटी जाएगा बैल के क्या। साथ अति ढाटे विश्वास उड़िया, और दही वाला मगम्मा कन्नड़, और ये वाला हो गया मेरा माँ हो गया ईश्वर। अगला मंगू की माँ के कितने संतान थी? 4 संतान था। मंगू लगा के 4 गो संतान, मतलब बेटा बेटी सब हो गया। समझ आ गया तुम लोग को? मंगू के अलावा उसकी माँ, मंगू के अलावा तब 3, ऐसे बोलेगा तो 4, ऐसे मंगू को छोड़ के तो 3। अगला माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर पेटिकर। मंगू किस कहानी के पात्र है? माँ के। खत्म हो गया। चौथा में पहुँच। नगर किससे पहुँचेंगे? तो देखिए माँ में भी क्या था? बीमार था मंगू पागल थी, उसको भी अस्पताल में भर्ती किया था। नगर में भी क्या है? इसमें रहेगा पपाती। कौन रहेगा? और उसको लग जाएगा बुखार। कौन बुखार लग जाएगा? दिमागी बुखार। कौन लग जाएगा? अगर तेज बुखार, दिमागी बुखार रहेगा, जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? तुम लोग को बायोलॉजी में पढ़ाए थे ना, तो वही बुखार लग जाएगा। उसको इलाज कराने के लिए कहाँ ले जाएगा? बड़ा अस्पताल। कहाँ ले जाएगा? यानी शहर ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा?
सरहर कहाँ, तो मदुरै ले जाएगा, मदुरै कहाँ है, तमिलनाडु में। बता पपाती का उम्र क्या थी, 12 वर्ष। क्या थी, पपाती को बेहोश क्यों पड़ी थी, तेज बुखार लग गया था, दिमागी बुखार हो गया था और काफ़ी खतरनाक होता है, उसे कहने क्या हुआ, बेहोश। क्या हो गया। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, सुजाता। नगर को लिखा कौन, सुजाता। कौन लिखा, सुजाता लिखा, याद रखना। और इसका अति बता, सुजाता का वास्तविक नाम क्या था, एस रंगराजन था। क्या था, तो पूछेगा बता सुजाता का वास्तविक नाम क्या था, बोला एस रंगराजन। या पूछेगा एस रंगराजन जो किसका वास्तविक नाम है, सुजाता का। ठीक है ना। आई वांट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ, यानी मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को एडमिटेड अभी करूँ। अभी ना मतलब अभी, ना मतलब समझ जो नरियम नावा चलता है वो, ना मतलब अभी, ना मतलब अभी। किसने कहा, तो बड़ा डाटा ने कहा था। ठीक है ना। डाटा छोटा डाटा जो था उसको डाटा था। ठीक है ना। अगला, पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सा शहर लेकर गई, मदुरै गया था। कहाँ गया था, किसे कहने पर गया था, तो छोटा जो गांव में वेदूत था ना, छोटा डाटा जो था उसको कहने पर। ठीक है ना। अगला बताना है, पपाती कहानी का पात्र कौन है, पपाती का किस कहानी का पात्र, नगर का। नगर है कि नगर है। पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सा शहर ले गया, मदुरै। बल्ली अम्माल किस गाँव से आई थी, याद रखना। जब पूछेगा बल्ली अम्माल कौन गाँव से आई थी, तो जो सबसे खराब रहेगा, जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगा वो मार देना। ठीक है ना। मुन्नान डी पपट्टी। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, सुजाता का। पपाती कौन सा रोग का था, मेनिंजाइटिस। नगर की कहानी किस भाषा से अनुवादित है, तमिल। खत्म हो गया, लास्ट बचा है। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। नहीं सुना कि धरती कब तक घूमेगी, उसके बारे में पूछ रहे। कहानी का नाम है, जिसका नाम है। ठीक है ना। धरती कब तक घूमेगी किसने लिखा, साबरदैया। धरती कब तक घूमेगी कहाँ कहानी है, राजस्थानी है। कहाँ है, ठीक है ना। बता सीता उर्वासी क्यों हो गई, ठीक है ना। बेटों के दुत्कार के कारण क्या हुआ, उर्वासी यानी चिढ़ गया था, यानी लूस गया था। 3 बेटे फिर खाली 2 वक्त की रोटी, एक माँ किस कहानी की पंक्ति है, धरती कब तक घूमेगी। सीता को कितने पुत्र थे, 3 गो, 3 थे। और वह तीनों का था 50 रुपया देने के बाद क्या था, महीन बारी। बता धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है, साबरदैया के द्वारा। साबरदैया के द्वारा। 3 बेटे की माँ है कौन, अब तूने समझना सीता ने सोना क्यों बोला सीता है, रामायण वाला सीता ना है, रामायण वाला सीता ना है। रामायण वाला सीता में तो 2 बेटा था रब कुश, तो वो सीता ना है, राजस्थान वाला है। ठीक है ना। राजस्थान में कहानी उससे लिया गया है। साबरदैया भाषा का सफल कहानीकार कौन है, साबरदैया जो है किस भाषा के सफल कहानीकार है, राजस्थानी भाषा का। अगला, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, साबरदैया। सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या है, लक्ष्मी पूछ रहे हैं, उठा पटा फट जाएगा। लक्ष्मी पूछ रहे हैं तब अच्छी ऐसे कौन सी, कैलाश। सीता कौन सी, कैलाश। लब नहीं मार देना, लब कुछ। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुवादित है, राजस्थानी। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये के 50 रुपये, कितना महान बारी खर्चा, 50 टिकट। सीता अपने घर में कैसा महसूस करता था, घुटन महसूस करता था। जितना भी कहानी वाला जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था VVI क्वेश्चन खत्म हो गया। जब तुम लोग को रिवीजन करना हो तो वीडियो को देख लेना। ठीक है ना। तुम लोग भी देख लेना, जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दे, शेयर नहीं किया शेयर कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे। अब तुम लोग को एक ठो हिंदी में लेकर आएंगे, एक ठो इस तरह सीरीज लेकर आएंगे। जैसे पूछें क्या, जितना भी व्याकरण में जितना चीज़ पूछा गया है, ठीक है ना, जो पिछला साल पूछा गया व्याकरण में, टोटल लेकर आएंगे, टोटल इसी तरह पूछ देंगे। ठीक है ना। और तुम लोग अभी लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर, अपना गाँव में शेयर कर। ठीक है ना। तुम लोग शेयर नहीं करता बंदा, खाली अपने पढ़ लेता है, दूसरों को पढ़ लेगा तो ज़्यादा सीख जाएगा ना। चल तो इलाथी कर, इतने रखते हैं। ठीक है ना। और तुम लोग पढ़ के आना है, आप कौन चीज़ पढ़ के आना है, व्याकरण वाला। ठीक है। जितना व्याकरण में पूछा गया VVI से पढ़ के आना है।